आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिल्स-एल्डर रिएक्शन को पढ़ा था कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती क्या है, उसकी कुछ रिएक्शंस देखी थी और मैंने आपको कहा था कि कुछ एग्जांपल्स और आपके बुक में दे रखे हैं, आपको उन्हें भी देखना है। फाइन, एक एग्जाम्पल के साथ फिर से मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डिल्स-एल्डर रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे रिएक्शन के साथ ही। पहला पॉइंट हमारे यहाँ है कि ओरिएंटेशन जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन में जो डाइनोफाइल का होता है वो क्या होता है, वो डिल्स-एल्डर रिएक्शन में हमेशा सेम रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, ओरिएंटेशन। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी इसको हम अभी। ओरिएंटेशन ऑफ डाइनोफाइल remain same during reaction। ठीक है, रिएक्शन के दौरान जो डाइनोफाइल का ओरिएंटेशन है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, अगर वो सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा ऑलवेज, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं हम। ओके, टेम्परेचर के साथ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, दोनों कार्बन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद वो कुछ इस तरह का बनता है, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपके पास बनता है, ठीक है, CH3H। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, हमारी डाइनोफाइल है, ये क्या है, हमारी डाइनोफाइल है और ये हमारी है डाइईन, ये क्या है, डाइईन है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये क्या है, सिस है, क्या है, सिस है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये हमारी Z है। ओके, और Z न कहे तो ये एक तरह से कह सकते हैं सिस है, क्लियर, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये सिन है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला डाइनोफाइल है तो उसे मैं कहूँ कि ये सिस है। ओके, तो सिस का होने का कैसे, मैंने यहाँ से मैंने नंबरिंग करना तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कैसे सिस ट्रांस EZ निकालता है। ये हमारा 2, इधर से ये 1, ये इधर से 2, तो 1 1 दोनों सेम साइड है। तो पूरी रिएक्शन के बाद भी जब ये रिएक्शन हो जाती है उसके बाद भी है आप प्रोडक्ट है आपका, उसमें 1 1 सेम साइड ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारी डाइईनोफाइल है उसका जो ओरिएंटेशन होगा, सिस होगा कि जेड होगा कि सिन होगा, वो रिएक्शन के दौरान जो है वो सेम ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, फाइन। दूसरा इसी में देखते हैं कि चलो सिस का तो हमें पता चल गया कि सिस ही रहता है, क्या पता ट्रांस हो और ट्रांस के केस में ये सेम ना रहे और ये ट्रांस जो है वो सिस में कन्वर्ट होके रिएक्शन करे। तो उसके लिए भी दे रखा है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उससे पता चला कि जो ट्रांस होता है, जो डाइईनोफाइल है, उस पर सब्स्टिट्यूएंट अगर ट्रांस फॉर्म में लगे हुए हैं तो वो भी रिएक्शन के दौरान जो है
वो ट्रांस फॉर्म में ही रहेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है उसका कि अगर हमारा डाइइनोफाइल पे सब्स्टिट्यूएंट ट्रांस फॉर्म में लगा है तो रिएक्शन के बाद भी ये क्या होता है, ट्रांस में ही रहता है। CH ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये CH2, ये CH2, क्लियर, ये CH ये, और यहाँ पे अगर मैं इसको मान लूँ कि ऊपर की तरफ था, क्योंकि अब बताना तो पड़ेगा, ठीक है, ट्रांस आपको बताना तो पड़ेगा यहाँ पे, तो ये इस तरह से CH3 क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ट्रांस है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों सिस ही थे। ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सिस फॉर्म में है अगर डाइनोफाइल तो वो सिस रहेगा, ट्रांस में है तो वो ट्रांस रहेगा, चेंज नहीं होगा साइक्लिक प्रोडक्ट में उसका ओरिएंटेशन। क्लियर ये चीज यहाँ तक? ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट है कि जो आपकी रिएक्शन होती है ना, डिल्स-एल्डर रिएक्शन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये बेसिकली डिल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जो सिन फॉर्म होगी या फिर जो सिस आइसोमर होगा वही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, संयुग्मित डाइईन अगर सिस है और या सिन है तो वही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, एंटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या ट्रांस जो इसका फॉर्म है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे ओनली सिन एडिशन, केवल सिन एडिशन होगा, या फिर हम कहेंगे ओनली सिस आइसोमर, ओनली सिस आइसोमर टेक्स पार्ट इन, isomer takes part in reaction, takes part in reaction। ठीक है, ओनली सिस आइसोमर जो है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो और सिन एडिशन ही होगा। किसके केस में कह रहे हैं? इन केस ऑफ डाइईन, डाइनोफाइल की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में था? डाइनोफाइल के बारे में था। सेकंड पॉइंट किसके बारे में है? वो डाइईन का केस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो 1,3 बीटा डाइईन है और ये इसका 1,3 बीटा डाइईन का जो ये सिस फॉर्म है यही पार्टिसिपेट करता है। अगर कोई भी ट्रांस फॉर्म दे रखा है तो वो ट्रांस पहले खुद को सिस में कन्वर्ट करेगा, फिर जो है वो डिल्स-एल्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होता है तो दोनों ही 1,3 बीटा डाइईन, पर ये क्या है? ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांस फॉर्म है, और ये है हमारी सिस फॉर्म। तो रिएक्शन तो इसको क्या करनी है? सिस में ही करनी है। तो ये क्या होता है? ट्रांस और सिस आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं यहाँ पे, और जब ये सिस फॉर्म में आएगा तभी डिल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए ये सुइटेबल होगा। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पे, थर्ड हम कहते हैं कि साइक्लिक डाइईन्स आर मोर रिएक्टिव देन एसाइक्लिक बिकॉज ओनली सिस कन्फर्मर आर यूज्ड इन रिएक्शन। ठीक है, साइक्लिक डाइईन्स आर more reactive than acyclic डाइईन्स। ठीक है, जो एसाइक्लिक डाइईन्स होती है उनके कंपैरिजन में जो साइक्लिक डाइईन्स होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि अब वहाँ पे जो है कन्वर्जन नहीं पॉसिबल है सिस ट्रांस में, वो सिस में रहेगी तो सिस में ही रहेगी। ठीक है, तो वहां पे आपको ट्रांसफॉर्म को सिस में एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए जो साइक्लिक डाइईन्स होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू एसाइक्लिक डाइईन्स। ठीक है, ये जैसे कि साइक्लिक डाइईन है, कैसे देखो क्यों ये ज्यादा होती है रिएक्टिव? सिंपल सी बात है,
यहाँ पे ये हमारी एसाइक्लिक डाइईन, 1,3 बीटा डाइईन क्या है, एसाइक्लिक है। अब ये एसाइक्लिक है तो ये हमेशा सिस फॉर्म में तो रहेगी नहीं, ये क्या होती है, ट्रांस में कन्वर्ट होती है, या फिर ट्रांस में लिया है तो ट्रांस में रहेगी नहीं, सिस में कन्वर्ट होती रहती है। तो आपने अगर ट्रांस लिया है तो आपको उसको, और ये क्या, सॉरी, इंटर कन्वर्जन यहाँ पे होता रहता है, सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है, ट्रांस सिस में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। और फिर हमें क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो सिस फॉर्म में आ जाए और हम रिएक्शन करवा पाए, क्योंकि डियल्स-एल्डर रिएक्शन या साइक्लोएडिशन की ये जो रिएक्शन है वो ओनली सिस फॉर्म में ही सॉरी सिस फॉर्म में ही पॉसिबल है, ओनली सिन एडिशन ही वहां पे हो सकता है। वही केस क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ये हमारी डाइईन जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर उसको वापस से सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, ये डाइईन ऑलरेडी जो है वो क्या है, सिस जो सिस फॉर्म है उसमें प्रेजेंट रहती है, इस तरह से ऑलरेडी ये सिस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये क्योंकि साइक्लिक है, अब इसका इंटर कन्वर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या करती है, बहुत फास्ट ओके तो ये हमारा डाइईनोफाइल लिया हमने, वो भी हमने क्या लिया, कोई साइक्लिक लिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो सिंपल सा है, यहाँ इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इधर इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे जो है इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, फाइन। तो ये हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइईन रिएक्शन, ठीक है, सॉरी डियल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था कि जो डाइईनोफाइल है उसका ओरिएंटेशन सिस है तो सिस ही रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। सेकेंड पॉइंट यहाँ हमारा कहता है कि जो डियल्स-एल्डर रिएक्शन है उसमें ओनली सिस एडिशन ही होगा, ठीक है। रिएक्शन में सोमर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रांस है तो वो पहले सिस में कन्वर्ट होगा फिर वो रिएक्शन होगी। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि साइक्लिक डाइईन जो है वो मोर रिएक्टिव होती है एसाइक्लिक से। क्यों, यहाँ पे कन्वर्जन की वो केस नहीं आता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी या टाइम नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये साइक्लिक होगी वो कन्वर्ट नहीं होगी, ट्रांस में सिस में लिया है तो वो सिस में ही रहेगा, जिससे हमारी रिएक्शन जो है वो ईजिली होना पॉसिबल होती है। क्लियर ये चीज़ यहाँ तक, ओके। तो चलो, ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डियल्स-एल्डर रिएक्शन और साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, ओके। जो कॉन्जुगेटेड डाइईन का जो रिएक्शन वाला पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन में या फिर डाइईन्स का ही पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है, बहुलकीकरण क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन। न्यू टॉपिक है हमारा, इसी में पॉलीमराइजेशन, या फिर आप हिंदी में इसे कहते हैं बहुलकीकरण, ठीक है। अब बहुलकीकरण में बेसिकली क्या होता है, देखो जो मोनोमर्स होते हैं, बहुलकीकरण कहते किसे है बेसिकली, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है, ओके, उनके मोनोमर एक या एक से ज्यादा मोनोमर आपस में 1-2 या फिर 1-4 एडिशन करके क्या करेंगे, यहाँ पर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और वो पॉलीमर जो है बहुलकीकरण से जो है हमें ट्रांस पॉलीमर भी मिल सकता है और सिस पॉलीमर भी यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़्यादातर जो
कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती हैं उनमें बहुलकीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन जो है वो पेरोक्साइड या एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो पॉलीमर की रिएक्शन होती है कॉन्जुगेटेड डाइईन में, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि पॉलीमर ऑफ conjugated diene are more complex than common alkenes। ठीक है, जो कॉमन एल्कीन्स होती है उनकी तुलना में यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती हैं उनकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है। और नेक्स्ट है कि इन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स पॉलीमराइजेशन takes place by 1,2 और 1,4। 1,2 भी हो सकता है और 1,4 भी हो सकता है यहाँ पे एडिशन। ठीक है, तो ये 1,2 और 1,4 एडिशन ऑफ वन मोनोमर with another monomer। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे by 1,4 एडिशन सिस और ट्रांस both conformer products are expected। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल एल्कीन्स होती है उनकी तुलना में जो कॉन्जुगेटेड डाइईन होती है उनकी रिएक्शन जो है पॉलीमराइजेशन की वो कॉम्प्लेक्स होती है। पॉलीमर बनने की रिएक्शन जो है कॉन्जुगेटेड डाइईन में कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 1,2 या 1,4 एडिशन के थ्रू होता है, जिसमें एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ 1,2 या 1,4 एडिशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि जो 1,4 एडिशन जो है वो सिस और ट्रांस दोनों तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है 1,4 एडिशन के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल लेके। पहले तो कि नॉर्मली जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती है 1,3-ब्यूटाडाइईन में, कॉन्जुगेटेड डाइईन में, वो किस तरह से होती है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये मैंने दो जो है वो ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइईन लिए हैं। पेरोक्साइड की रिएक्शन में यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एसिड। ठीक है, एसिड या पेरोक्साइड की रिएक्शन में प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से ये आपका जो बनता है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हो गया 4th नंबर पोजीशन। 4th नंबर पोजीशन आगे जो है वो नेक्स्ट वाले के 1 नंबर पोजीशन से जुड़ेंगी यहाँ पे, और उसका जो है यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर है। ओके, चलो, तो ये तो बना हमारा क्या, ट्रांस वाला फॉर्म।
अब इसी को हमें सिस वाला फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसी का जो है दूसरा फॉर्म बनता है सिस वाला, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा जो पूरी रिएक्शन है ना वो कन्वर्ट हो जो ये ट्रांस फॉर्म है ना ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पहले, ठीक है। तो ये जैसे ही कन्वर्ट होगी ये फिर इस तरह से आगे रिएक्शन करेगी, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही मोनोमर नहीं लेते हैं, लंबे बहुत ज़्यादा संख्या में मोनोमर लेते हैं और ये लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे एन यानी कि कितने ही नंबर हो सकते हैं, बहुत लंबी चेन बनती है, तभी तो पॉलीमर कह रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। मैंने ये पहले भी बताया कि जो ट्रांस होती है और ये जो सिस फॉर्म होती है आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये ट्रांस फॉर्म में अगर पॉलीमर बना है तो इस तरह का बनेगा, और सिस फॉर्म की वजह से जो पॉलीमर बना है वो अगर बनेगा तो देखो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एरो के थ्रू कि किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग होती है। ये डबल बॉन्ड इधर जाएंगे, ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ठीक है। और इस तरह से आगे ये केस जो है वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ये तो हो गई हमारी वो वाली बात कि सिस और ट्रांस अगर डायरेक्टली प्रेजेंट हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसकी अगर जनरल रिएक्शन आपको देखनी हो कि आपको सिस और ट्रांस में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना हो, जनरल रिएक्शन बतानी हो, तो हम कहेंगे कि n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हम यहाँ पे लेंगे n नंबर ऑफ, और वो n नंबर ऑफ रिएक्शन लेके हम क्या कराएंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके हम क्या करेंगे, उसकी पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो है क्या बनता है, वो बनता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 N। कैसे बना देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये मैंने कहा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो कैसे, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ओके, ये तीसरा। इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे आपके पास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो सब क्या करते हैं, फिर इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं। ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आगे आगे किसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे और किसी से, ठीक है। तो ये इधर से भी कोई और आया होगा, ओके। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिएक्ट करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था कि बेसिकली पॉलीमराइजेशन जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती है उनमें किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे जितने भी आपको जो एडिशन देखने को मिले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, 1/4 एडिशन है। क्या है, 1/4 एडिशन है। क्योंकि अगर इसका मैं मानूं 1 2 3 4, ठीक है, इसके 3, इसका चौथा नंबर वाला कार्बन और इसका जो है पहले नंबर वाला कार्बन जो है आपस में जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से 1/4 एडिशन के थ्रू यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन में पॉलीमराइजेशन होता है। इसके अलावा 1/2 एडिशन के थ्रू भी होता है पॉलीमराइजेशन, वो हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे जब कॉन्जुगेटेड डाइईन के पॉलीमर्स का, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक ही। ओके, नेक्स्ट हम अलग अलग पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से संयुग्मित पॉलीमर जो है वो बन सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।